अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चिर प्रतीक्षित, प्रत्याशित और अप्रत्याशित दोनों तरफ से जो घोषणा हुई है कल रात को, वो एक बहुत व्यापक स्तर पर उन्होंने पूरे विश्व को लपेट लिया है। और ऐसा काफ़ी अभूतपूर्व है। कभी मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी भी विश्व के किसी भी देश के नेता ने ऐसा कोई घोषणा की हो जिससे कि सारा देश, सारे दुनिया के देश लपेटे में आ गए। तो प्रत्याशा साहब चुनाव के दौरान से लेके अब तक कहते आए हैं अपने वोटर बैंक को कि अमेरिका की अवहेलना हो रही है, उसके हितों को नकारा जा रहा है, क्योंकि बाहर के देश उनकी भाषा में अमेरिका के निर्यातों पर प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि अमेरिका उनके निर्यातों का स्वागत करता है और उनके ऊपर कोई ख़ास प्रतिबंध नहीं लगाता है। ये बकौल उनके, और वे उन्होंने अपने जो लोअर मिडिल क्लास के अमेरिकन ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं उनको रिझाने के लिए ये विदेशियों पर दोष मढ़ने का उन्होंने जो एक नियोजित कैंपेन चलाया है उसकी परिकाष्ठा कल रात को हुई, जबकि अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कुछ लोगों को बुला करके, चाहे वो फौलाद के काम करने वाले हों, चाहे वो सेक्टर के काम करने वाले हों, उनकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में उन्होंने अमेरिका की मुक्ति का दिवस मनाया। और ये एक तामझाम के साथ किया गया और 45-46 मिनट के भाषण में ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो ऐसा किसी ने पहले नहीं किया। तो इस भूमिका के साथ जो ऐलान किए गए हैं उसमें भारत पर 26% अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी की, टैरिफ की बात की गई है। भारत से जो भी सामान जाएगा वो उस पर 26% उस पर कर लगाएंगे। और ये उन्होंने कहा इसलिए किया जा रहा है कि उनके हिसाब से भारत ने अमेरिका के सामान पर कुल मिलाकर के जो प्रतिबंध लगाए हैं वो 52% बैठते हैं, और उसके हिसाब से ये आधा किया जा रहा है। वो भारत की प्रशंसा करते हैं, लेकिन साथ ही में ये भी कहते हैं कि आपने हमारे साथ बड़ा बुरा सलूक किया है। अब ये सब नाटकीयता अपनी जगह पर, लेकिन अगर इसका मौलिक आधार पर देखें तो काफ़ी बड़े विरोधाभास मालूम पड़ते हैं। और ये विरोधाभास में सबसे पहला जो चीज़ दिखाने की बात है, जिसके ऊपर रोशनी डालना है, वो है कि अमेरिका में अक्सर बहुराष्ट्रीयकरण और आंतरिक संकोचित प्रवृत्ति बदलती रहती है। या तो अमेरिका ग्लोबलाइज होना चाहता है, दुनिया के हर मसले को हल करना चाहता है, या फिर वो मुड़ करके अपने अंतर्मुखी हो जाता है और किसी को भी अपना दोस्त नहीं समझता, किसी के लिए वो आगे छोटी उंगली भी नहीं उठाना चाहता। दोनों विश्व युद्धों में आपको याद होगा ऐसा हुआ। लेकिन
दूसरी तरफ जब ये अमेरिका पर हमला हुआ, चाहे वो पर्ल हार्बर हो चाहे और हो, तो अमेरिका वाले सब जगह पहुंच गए। जब 9/11 के हमले हुए तो आनन फानन में इराक पर, अफ़गानिस्तान पर हमले चालू हो गए, उनको आधिपत्य कर लिया गया और उनके ऊपर सब तरह के अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। तो यही प्रवृत्ति आर्थिक दशा में भी है। अमेरिका, ये सब मानते हैं कि अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग जो है वो घटती जा रही है, और इसी तरह भारत की मैन्युफैक्चरिंग भी घटी है। क्यों? क्योंकि चीन सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है, और इसको अगर आप, चीन ने अपनी क्षमताओं का दोहन किया है, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाया है, कह सकते हैं, या उनको दोष दे सकते हैं कि उन्होंने करेंसी का मैनिपुलेशन किया है और सब्सिडी दी हैं और कस्टम ड्यूटी लगा करके अपने यहाँ एक दीवार खड़ी कर दी है। दूसरी तरफ ये भी कहना संभव है और मान्य है कि अमेरिका ने की अपनी खामियां हैं, जिसको कि विदेशियों को दोष दिया जा रहा है। इसमें अमेरिका के जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनकी तनख्वाहें आजकल इतनी बढ़ी हुई हैं कि कोई भी चीज़ अमेरिका में बनाने से पहले ये देखना होता है कि विदेशों से आई हुई चीज़ के साथ ये प्रतिस्पर्धा कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में बेरोज़गारी कम रखने की आदत है, तो उसकी वजह से तनख्वाहें भी बढ़ जाती हैं। और दूसरी ओर अमेरिका में जो लोग हैं वो कम पड़ रहे हैं। विदेशों से जो लोग आकर के अमेरिका की फैक्ट्रियों में, अमेरिका के और जगहों में काम किया करते थे, उनका आना कम हो गया है। तो अगर लोग ही नहीं हैं, वर्कर्स ही नहीं हैं, तो अमेरिका वाले बनाएंगे क्या। दूसरी ओर जहाँ तक इनोवेशन का सवाल है, नई नई खोजों का सवाल है, जिसको लेकर के अमेरिका को बढ़त हासिल होती थी, उसमें कमी आई है। ये चीन, जैसा आपको ज्ञातव्य है कि डीप सीक जो AI आया है, वो चीन ने दहला दिया है अमेरिका के न्यू टेक सेक्टर को, कि इतना सस्ते में और इतना अच्छा बना सकने की क्षमता है चीन में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो इन्होंने रास्ता अख्तियार किया है, उसकी शुद्धता पर या उसकी असरदारता पर शक है। और तो अमेरिका पर इसका जो प्रभाव होगा वो तो मैंने बताया, लेकिन भारत पर जो प्रभाव होना है उसका जिक्र करते हैं। 26% भारत के निर्यात पर जो टैक्स लगाने की बात हुई है वो काफ़ी ज़्यादा है, और दुनिया में और देशों पर भी जो टैक्स लगाया जा रहा है उसके मुकाबले में सबसे ज़्यादा टैक्स वाले देशों में हम आते हैं। चीन, जो कि जिसको कि अमेरिका अपना दुश्मन समझता है, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स हैं, 54%। साउथ कोरिया और बांग्लादेश और थाईलैंड, वियतनाम पर भी ज़्यादा है, लेकिन भारत पर भी कम नहीं है। इसमें 2-3 बातें हैं जिससे कि ऐसा कौन से सेक्टर पर इसका कहा जा सकता है कि भारत के ऊपर असर में कुछ गनीमत रहेगी। इनमें पहला सेक्टर जो है, जिसको कि निकाल दिया गया है, वो है फार्मास्यूटिकल्स, जो कि भारत के जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं उसका 30% अमेरिका को जाता है।
तो वो सब इससे बचे रहेंगे, 26% से उन पर लागू नहीं होगा। दूसरी तरफ एनर्जी का भी अमेरिका ने कहा है कि उनकी जो इनपुट होंगी एनर्जी के लिए, उस पर भी ये लागू नहीं होगा। रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भारत से जाते हैं वो भी काफ़ी तादाद में अमेरिका जाते हैं। इस सेक्टर को भी बचने की गुंजाइश है। बाकी सब सेक्टर्स में जो कि हमारे विदेश व्यापार के करीब 70% होंगे, अमेरिका को जो निर्यात होता है उसके 70% होंगे, उस पर ये 26% के आसपास टैक्स लगेगा। सिवाय इस पे असर सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसमें जो प्रमुख क्षेत्र आते हैं वो आएगा ज्वेलरी एंड जेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्म प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। इन सब सेक्टर्स में भारत को एक चोट लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहने की ज़रूरत है कि जो भारत के प्रतिद्वंदी इन क्षेत्रों में हैं उनके ऊपर भारत से ज़्यादा चोट लगेगी। तो जैसा कहते हैं उर्दू शायरी में कि सनम हम तो डूबे पर तुम हमसे पहले डूबोगे, तो उसी तरह से बांग्लादेश पर जैसा कहा जाना चाहिए कि बांग्लादेश के निर्यात में ज़्यादातर 90% टेक्सटाइल्स होती हैं और वो ज़ीरो ड्यूटी पे जाती थी क्योंकि वो एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री माना जाता था। अब एकदम से बांग्लादेश के ऊपर 36% ड्यूटी लगा दी गई है। तो इस ड्यूटी के रहते हमारी 26% ड्यूटी कुछ गनीमत लगती है और हमको कुछ बढ़त मिल सकती है बांग्लादेश के निर्यात पर। इसी तरह से चीन भी वस्त्रों का बड़ा निर्यातक है अमेरिका को, लेकिन अगर चीन के जो वस्त्र हैं वो 54% उन पर ड्यूटी लगती है, तो वो हमारे मुकाबले में वो 20% के आसपास ज़्यादा ड्यूटी देंगे और ये निर्णायक साबित हो सकती है। तीसरी तरफ वियतनाम पर भी ऐसा ही है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, अगर वो ज़्यादा इस ड्यूटी के शिकार होते हैं तो अपेक्षाकृत अमेरिकी ग्राहक जो हैं वो भारतीय सामान को सस्ता पाएंगे। तो रूस, नॉर्थ कोरिया और कनाडा पर तो कम टैरिफ लगाया है। कनाडा और मेक्सिको पर सबसे पहले टैरिफ लगाए गए थे। ये टैरिफ काफ़ी ज़ोर शोर से लगाए गए थे और इनको बाद में बढ़ाया भी गया था, आपको याद होगा, और इनको सस्पेंड किया गया है कुछ अवधि के लिए, और ताकि ये दो देश कुछ अपने अमेरिका के साथ कुछ व्यापक समझौता कर पाएँ। जहाँ तक रूस का ख़िलाफ़ है, रूस का सवाल है, उस पर तो 27,000 सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो मेरे ख़्याल से उनका इतना निर्यात होता ही नहीं है अमेरिका को जिसको कि वो देखें। नॉर्थ कोरिया के बारे में भी यही कहना होगा क्योंकि वो परमाणु शक्ति में हैं और उनसे अमेरिका की खटपट है सुरक्षा को लेकर के। तो मेरे ख्याल से उन पर भी दूसरी तरह से उनसे निर्यात उनके बंद होंगे। सर, ये शेयर बाजार जो हिल गया है, क्या आर्थिक मंदी की वजह सकती है दुनिया? ऐसी अटकल लगाई गई हैं कि जो ये जिस तरह से नाटकीय तौर से प्रतिबंध लगाए गए हैं और दुनिया का कोई देश नहीं बचा रखा है, और उससे दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति जो और सबसे बड़ा बाज़ार जो अमेरिका में है, उसके साथ जो एक तरफा कार्रवाई हुई है उससे सारी दुनिया प्रभावित होने वाली है, ऐसा जो अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं। और इसमें ख़ास तौर पर यूरोपियन यूनियन जिसके ऊपर 20% प्रतिबंध है,
उसमें 20% ड्यूटी लगाई गई हैं। जापान जिसके ऊपर भी 20% ड्यूटी लगाई गई हैं, और चीन जिसके ऊपर 54% ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और ये लोग बड़े व्यापारी देश हैं, आयात और निर्यात दोनों के लेकर के। तो इनके अगर व्यापार में अमेरिका की अमेरिका की मंडी इनसे निकल जाती है, तो इनको या तो दूसरी जगह अपना सामान ढूंढना होगा, या फिर वो अमेरिका के लिए दाम इतने कम करने होंगे कि वो ड्यूटी का असर अमेरिका के ग्राहकों को ना देना पड़े। दोनों ही तरह से ऐसा लगता है कि व्यापार में जो 3.3% की वृद्धि विश्व व्यापार में ऐसा सोचा जा रहा था इस साल, वो नहीं होने वाली है। उसकी एवज में शायद विश्व व्यापार शायद घट जाए। इसी तरह से विश्व अर्थव्यवस्था में जो कुल मिला करके जो बढ़त होने वाली थी, वो भी 3% से ऊपर होने वाली थी। उसमें भी ऐसा अब अनुमान लगाया जा रहा है कि उसमें भी काफ़ी गिरावट आ सकती है।